नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी क्लास 12th की बुक नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका पहला चैप्टर हम कवर कर रहे थे जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके थे, फिनिश कर चुके थे, और बचे हुए जो शॉर्ट नोट्स थे वो हम कवर कर रहे थे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने जो शॉर्ट नोट्स है वो 10 तक कवर कर लिए थे। आज करेंगे 11 से शुरू, तो 11 से 25 तक सारे शॉर्ट नोट्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसके अंदर टोटल 8 कॉन्सेप्ट हुए थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, देन हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कृषि क्षेत्र की दशा क्या थी। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन फॉरेन ट्रेड, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ पॉजिटिव एफर्ट जो ब्रिटिशर्स ने किए थे। तो टोटल पूरा जो चैप्टर है 8 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड है। ये सारे के सारे 8 हम कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स कवर किए थे, जिन शॉर्ट नोट्स में 1 से लेकर 10 तक इतना हो चुका था कल। आज करने वाले हैं ये आगे वाले शॉर्ट नोट्स। समझ में आई बच्चे? ठीक है, अब करते हैं शॉर्ट नोट नंबर 11। 11 से शुरुआत करते हैं बच्चे, ताकि हम लोग इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कवर कर पाए। ठीक है भाई, ये देखो बच्चे, शॉर्ट नोट नंबर 11 किसके ऊपर बेस्ड है? स्वेज कैनाल के ऊपर। ये स्वेज नहर क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, और क्यों ये ज़रूरी थी, ऐसा क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को, जो कि स्वेज कैनल के बारे में हमें पढ़ना पड़ गया। ध्यान से देखो बच्चे, ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये लंदन है, यहाँ पर ये पूरा अफ्रीका है, और यहाँ पर है मुंबई। ठीक है, पहले लंदन से पूरा अफ्रीका कवर करके इंडिया में आने तक 12,300 नॉटिकल माइल का टाइम लगता था। 12,300 नॉटिकल माइल। ठीक है, अब ये शॉर्टकट रास्ते से आने लग गए, इस रास्ते से यहाँ तक आए, यहाँ इजिप्ट गवर्नमेंट से परमिशन ली, और यहाँ पर ये जो ब्लैक सा बॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ पर एक कृत्रिम जलमार्ग बनाया, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनाई, जिसका नाम रखा गया स्वेज कैनाल, यानी स्वेज नहर। और यहाँ से कृत्रिम वाटर बॉडी बनने के बाद यहाँ से हम पहुँच गए सीधा मुंबई। और ये जो रास्ता था, ये रास्ता था 7200 नॉटिकल माइल तक। कितना? 7200 नॉटिकल माइल। बचत कितनी हुई? 5100 नॉटिकल माइल। ये बात आई समझ में? अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, बार बार मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, नॉटिकल माइल। अब ये नॉटिकल माइल होता क्या है? एक नॉटिकल माइल की वैल्यू होती है 1.85 किलोमीटर। अब जिस तरीके से अगर कोई पर्सन जमीन पर चल रहा है तो उसको किलोमीटर या मील में मापते हैं, ऐसे ही अगर कोई पर्सन पानी पे चल रहा है, पानी पे ट्रेवल हो रहा है, तो उसको नॉटिकल माइल में मापा जाता है। तो पहले जो लॉन्ग रूट होता था, अफ्रीका को पूरा कवर करके 12,300 नॉटिकल माइल तक आते थे। अब इस शॉर्टकट रास्ते की वजह से हम 7200 नॉटिकल माइल में ही रास्ता कवर कर रहे हैं, यानी ब्रिटिशर्स 7200 नॉटिकल माइल में ही रास्ता कवर कर दे रहे थे। बच गए कितने? 5100 नॉटिकल माइल। कितने बचे बच्चे? 5100 नॉटिकल माइल। अब हुआ क्या, इस शॉर्टकट रास्ते से टाइम बचा, एनर्जी बची, कॉस्ट बची, और फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो गया ब्रिटेन का इंडिया तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफ्रीकन के जो पायरेट्स थे, जिसको समुद्री डाकू या लुटेरे बोलते थे, उनका जो खतरा है वो पूरा का पूरा बच गया। अब बात इसकी है, स्वेज कैनल का काम जो है वो शुरू हुआ था 1859 के अंदर, और इजिप्ट गवर्नमेंट से परमिशन लेके काम शुरू किया गया, और 1869 के अंदर स्वेज कैनल को ओपन कर दिया गया। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई हो। इतनी बात क्लियर है? अब क्या फ़ायदा हुआ जरा देख लेते हैं। स्वेज कैनल को जब ओपन किया गया 1869 के अंदर, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची, और इंडियन मार्केट तक जो एक्सेस था वो इजी हो गया, और इन सभी की वजह से ट्रेड एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। तो ये बेनिफिट था स्वेज कैनाल का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जरा अब इस टॉपिक को आप रीड कर लीजिए, फटाफट आप रीड कीजिए बच्चे इसे। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन सेंसस। ये सेंसस क्या होता है? ठीक है, अभी जो सेंसस बच्चे 2027 में होने वाला है, अगर आपने सुना हो
आपके स्कूल में टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही होगी, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है सेंसस करने के लिए, ठीक है। अब ये सेंसस है क्या? सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना। जन मतलब जनसंख्या, गणना मतलब उनकी गिनती करना, ठीक है। यानी हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, ठीक है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी, सारे के सारे आंकड़े निकाले जाते हैं जनगणना के थ्रू। किसके थ्रू? जनगणना के थ्रू। अब सीधी सी बात है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं वो यहाँ एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं। जनगणना शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स की वजह से। इसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से, ठीक है। सबसे पहली बार 1872 यानी 1872 में जनगणना शुरू की गई लॉर्ड मायो के द्वारा, बट ये क्या हो गई? फेल, और इस काम को यहीं रोक दिया गया। उसके बाद 1881 में जनगणना दोबारा से शुरू की गई, ये की थी लॉर्ड रिपिन के द्वारा, और ये सेंसस सक्सेसफुल रहा, और इसी सेंसस को हम फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हर 10 साल के अंतराल पर सेंसस होना शुरू हो गया। कितने साल के अंतराल पर? 10 साल के अंतराल पर। यानी 1881 के बाद जो अगला सेंसस है 91 में हुआ होगा, अगला साल सेंसस 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में। और उसके बाद एक चीज है, 1951 को फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आजादी के बाद का पहला सेंसस 1951 में हुआ था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब ये जो सेंसस है इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। हर चीज को करवाने की जिम्मेदारी किसी ना किसी डिपार्टमेंट की होती है, तो सेंसस को करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब इसके अंदर किया क्या जाता है बच्चे? इसके अंदर किया जाता है डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसको गैदर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और सबसे बाद में एनालाइज किया जाएगा। अब एनालिसिस में क्या होता है? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और डेमोग्राफिकल डाटा। क्या होता है डेमोग्राफिकल डाटा? जिसके अंदर डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती। समझ में आई बात? सेंसस से रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अभी अब एक बार जरा आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, और एक बार इसको यहाँ से आप रीड भी कर लें, ठीक है। चलो भाई आप इसको रीड करें, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। रीड करना जरूरी है बच्चे, रीडिंग से ही चीज़ें कवर होंगी। इस तरीके से चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं, और ग्राफिकली बनाएंगे तो थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब ये स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। एक ईयर है 1921, कौन सा साल? 1921, ठीक है। एक इससे पहले का टाइम और एक इससे बाद का टाइम। ध्यान से सुनना, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से हम जानते हैं। 1921 को किस नाम से जानते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महाविभाजन का वर्ष। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1921 से पहले कभी पॉपुलेशन बढ़ती थी, कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं, वो लगातार बढ़ती ही चलेगी। अब इसी वजह से 1921 से पहले टाइम पीरियड को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 के बाद के टाइम को बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। 1921 से पहले के टाइम को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और सेकंड 1921 के बाद के टाइम को सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और फर्स्ट स्टेज के अंदर डेथ रेट और बर्थ रेट, ये दो ही चीजें होती है पॉपुलेशन को बढ़ाने घटाने के लिए। डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई थी फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में डेथ रेट लो थी और बर्थ रेट हाई थी। इसके लिए थर्ड स्टेज भी होती है जिसको बोलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और थर्ड स्टेज के अंदर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों की दोनों क्या होती हैं? लो होती है। तो देखो बच्चे, फर्स्ट स्टेज 1921 से पहले, यहाँ देखो, सेकंड स्टेज 1921 के बाद, और थर्ड स्टेज अभी तक हमारे देश में नहीं आई है, चाइना में आ चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, थर्ड स्टेज के अंदर डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कम हो जाती है, ठीक है। इस चीज को आप जरा यहां से रीड करें, ठीक है। हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिशर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे रीजन क्या था? पहली बात, अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें बनवाई हमारे देश में? बेसिकली चार ही चीजें थी। रोड थे, ठीक है, उसके अलावा पोर्ट थे, कम्युनिकेशन था, ठीक है, रोड, पोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसके अलावा रेलवे। इन चार सेक्टर पे ही काम करा था गवर्नमेंट, इसके अलावा नहीं। और इस चीज को हमने याद किया था 2 PCR से, 2 TCR,
P फॉर पोर्ट, P फॉर पावर, C फॉर कम्युनिकेशन, R फॉर रेलवे और रोड। ठीक है, अब रोड बनाए गए भाई पक्के रास्तों के लिए, लेकिन इनके पीछे मेन जो रीजन था वो आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करना, उसको मोबिलाइज करना था। ठीक है, और रॉ मटेरियल को देश के अलग अलग भागों से निकाल कर रेलवे तक पहुंचाना या पोर्ट तक पहुंचाना रोड का काम था, यानी इसके पीछे एक हिडन मंशा थी। दूसरी तरफ रेलवे जो थी, रेलवे के पीछे भी इंपॉर्टेंट एक मंशा थी कि भाई बड़ी बड़ी मार्केट तक, जो दूर मार्केट हैं, उन मार्केट में से रॉ मटेरियल उठाकर पोर्ट तक पहुंचाने का काम जो होता था वो रेलवेज का होता था। हालांकि रेलवे का आने का इंडिया को सोशल बेनिफिट तो जरूर मिला, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा लॉस मिला। अब यहाँ कुछ फैक्ट है जो आप बता सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850 को हुआ। पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 को चली मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक। पहला इंडियन रेलवे ब्रिज बना 1854 में थाने एक्सटेंशन तक, और वहां ट्रेन थाने एक्सटेंशन तक गई। तो कुछ फैक्ट है आपको साथ में याद रखने हैं। ब्रिटिशर ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन ट्रेड प्रॉफिट ज़्यादा हुआ इससे, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट और जल्दी से जल्दी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इतनी बात आई समझ में। और लास्ट जो चीज़ है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ठीक है, अब यहाँ 3 चीज़ें या 3 ईयर आपको याद रखनी है। 1837, 1851 और 1852। मॉडर्न पोस्टल सर्विस, मॉडर्न पोस्टल सर्विस 1837 में शुरू हुई। पोस्टल स्टैंप 1852 में पहला पोस्टल स्टैंप आया था। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ 1851 में। ये बात आई समझ में। तो कुछ ईयर आप लोगों को याद कर लेने हैं, कुछ यहाँ से रिलेटेड है, कुछ यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन हिडन मोटिव क्या था इनके पीछे? ब्रिटिशर का अपना प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, ये ही इनके पीछे हिडन मंशा थी। ये बात आ गई समझ में। चलो बहुत बढ़िया, अब आप इसको थोड़ा सा रीड करें यहाँ से। चलो, उम्मीद है आपने इसको रीड कर लिया होगा। पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट जो है रेलवे। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया। रेलवे का इम्पैक्ट क्या पड़ा बच्चे? देखो रेलवे जो है ना, रेलवे का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोशल तो बेनिफिट मिले, लेकिन इकोनॉमिकल हमें लॉसेस ही झेलने को पड़े। ठीक है, तो देखो भाई, अब जो रेलवे था, रेलवे का बेसिकली पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा वो जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड हो गई। अब एक जगह से दूसरी जगह इजीली सामान भेजा जा सका, और जो डोमेस्टिक मार्केट है वो सामान दूसरी मार्केट में भी बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसी की वजह से हुआ। जो डिस्टेंस का बैरियर था कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जा सकते, समय ज़्यादा लगता है, वो बैरियर इसने दूर कर दिया। फूड ग्रेन की मूवमेंट फास्ट हो गई। जैसे अकाल वगैरह पड़ जाता था कहीं पर, तो वहाँ पर इजीली अब खाना पहुँचाया जा सकता है। कंट्रोल ऑन फेमाइन इससे आया। और कल्चरल एफिनिटी, भाईचारा बढ़ा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे कोई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली के अंदर आपको हर राज्य का व्यक्ति मिल जाएगा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, हर जगह का इंसान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हुआ, और ब्रिटिशर जो प्रोडक्ट थे वो काफ़ी बढ़ गए। यानी जो मार्केट एक्सपेंड हुई थी वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही एक्सपेंड नहीं हुई थी, बल्कि फॉरेन मार्केट यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट, उनकी भी मार्केट जो थी वो काफ़ी एक्सपेंड हुई। ये बात आई समझ में, और इसकी वजह से इंडिया को ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। इतनी बात आई समझ में। और नेगेटिव इम्पैक्ट आप बोल सकते हो कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया, और फिनिश्ड जो गुड है उसका क्या बन गया? इंपोर्टर। और इसके लिए देश से रॉ मटेरियल निकाल के लेके जाने की जिम्मेदारी रेलवे की थी, और उसी रॉ मटेरियल को पोर्ट के माध्यम से, पानी के जहाज़ों के माध्यम से ब्रिटेन भेजा जाता था। ब्रिटेन उसको फिनिश गुड बनाकर वापस पोर्ट पे ले जाता था, और उस पोर्ट यानी पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ समुद्री जहाज रुकते हैं, फिर वहाँ से रेल में भर भर के उन फिनिश्ड गुड को इंडिया की बड़ी बड़ी मार्केट तक बेच दिया जाता था। समझ में आ रही बच्चे बात? चलो भाई, आप एक बार इसको भी देख लीजिए। देख लिया बच्चे? ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब एक बार आप इसको रीड करें। इसके सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, और ये इसके हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। जरा दोनों के दोनों आप एक बार देख लीजिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी।
पढ़ लिया बच्चे दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। ये क्वेश्चन 2022-23 के अंदर आया हुआ था, ठीक है, कि रेलवे के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चे। अगला जो टॉपिक है वो है सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटेन ने भारत का सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, उसके बारे में हमें जो देखना है। हमारे पास जितने भी सेक्टर थे, हर एक सेक्टर में बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन थी, जिसके पीछे जो रीज़न था वो ब्रिटेन ही था, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कॉलोनियलिज्म यानी कॉलोनिज्म वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा था, जिसके अंदर एक देश तो राजा होता है, दूसरा देश उसकी कॉलोनी यानी गुलाम होता है। तो गुलाम देश के सारे संसाधनों का प्रयोग अपने देश की तरक्की के लिए करते हैं। ये बात आई समझ में? तो इन्होंने किस किस तरीके से शोषण किया, एक बार वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत दूसरे देशों से कच्चा माल खरीदता था और उसी कच्चे माल को तैयार माल बनाकर वर्ल्ड में बेचा करता था। यानी एक्सपोर्टर होता था फिनिश्ड गुड का और इंपोर्टर होता था रॉ मटेरियल का। लेकिन अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल पॉलिसी लगा कर इंडियन प्रोडक्ट को इतना महंगा कर दिया कि वो फाइनल गुड्स बेच ही नहीं पा रहे थे, इसलिए इंडिया ने अपने रॉ मटेरियल को ही बेचना शुरू कर दिया। तो इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया किसका, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड का। ये बात आई समझ में? सबसे पहले तो इकोनॉमिक पोजीशन ही चेंज कर दी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ब्रिटिशर्स ने। क्या क्या? रोड, रेलवे, पोर्ट, शिपिंग, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। लेकिन इन सभी के पीछे जो मंशा थी वो ब्रिटिशर की अपनी पर्सनल मंशा थी, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन सारी चीज़ों का यूज उन्होंने किया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? यानी इनका मेन जो मकसद था प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन किया, खासकर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जो फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल कर लिया, जिससे देश के आयात निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कब्जा कर लिया। ये बात आ रही समझ में? ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे रूल एंड रेगुलेशन ब्रिटेन ही बना रहा था, क्योंकि 50% से ज्यादा कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का। इसलिए मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन हम मानते हैं। और बाकी जो 50% है वो 3 देशों के साथ हम ट्रेड करते थे, चाइना, शिलोंग और पर्शिया। चाइना को आज भी चाइना बोलते हैं, शिलोंग को आज श्रीलंका बोलते हैं और पर्शिया को आज ईरान बोलते हैं। ठीक है, अब विदेशी व्यापार से, यानी एक चीज होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको निकालते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर ये चीज पॉजिटिव आती है तो हमें होता है फायदा यानी सरप्लस, नेगेटिव आती है तो हमें होता है घाटा यानी डेफिसिट, और अगर ये बराबर रहती है तो होते हैं हम बैलेंस में। और सवाल ये है, क्या फॉरेन ट्रेड से हमें फ़ायदा होता था कि नुकसान होता था? हमें फ़ायदा होता था, कच्चा माल बेचने के बाद भी हमें क्या होता था? फ़ायदा। लेकिन इस फ़ायदे का प्रयोग ब्रिटिशर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, मेंटेन फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिए या वॉर एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करती थी। इसी चीज़ को क्या बोला गया? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ का ड्रेन किया गया और एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लास्ट में एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो काफ़ी बैकवर्ड था। बैकवर्ड होने के पीछे 2 ही रीज़न थे, एक जमींदारी सिस्टम और दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर लास्ट क्या था? पूरी मार्केट पे कंट्रोल कर लिया गया, किसकी वजह से? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी की वजह से। और मशीन मेड जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा बिकने शुरू हो गए। मशीन मेड प्रोडक्ट के 2 फायदे होते हैं, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो प्राइस मिलते हैं, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है और प्राइस उसका क्या होता है? लो। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? ठीक है, एक बार फटाफट आप इसको रीड करें, एक बार देखिए, इसको बना लें। आप कॉपी पेन लेके बैठे और इसको साथ साथ ना आपको बनाना है। फायदा क्या होगा इससे? एक ही फायदा होना है आपका कि आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में से इसको बना लेंगे और इजीली प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो लो भाई, आप इसको एक बार रीड भी कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं बच्चे। अब एक है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ किसे बोलते हैं? भारत से धन तथा संपत्ति का निकासन किसे बोला जाता है? ध्यान से सुनना, भारत अपने विदेशी व्यापार से पैसा कमाता था और फायदे में होता था। ध्यान से सुनना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक साथ फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? आयात और निर्यात। अब सुनना, बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हैं। एक दुकानदार है, वो चीज़ें खरीदता और बेचता है,
ठीक है, खरीदने को परचेज करना बोलते हैं, बेचने को सेल करना बोलते हैं। अगर एक देश के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो अगर देश के अंदर सामान बेचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सेल, खरीदेंगे बोलेंगे परचेज। वही चीज़ अगर देश के बाहर अगर हम बेच रहे हैं, बाहर बेचेंगे उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, खरीदेंगे उसे बोलते हैं इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को एक साथ जोड़ दिया जाए उसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, पहली बात तो बहुत कम देशों के साथ हो गया था। दूसरी बात, हम जो है यानी इंडिया जो है रॉ मटेरियल को क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, यानी एक्सपोर्ट कर रहा था, और फिनिश्ड गुड को खरीद रहा था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस करते हैं, मान लो 100 रुपये का एक्सपोर्ट है, 100 रुपये का सामान बेचा और 80 रुपये का खरीदा, तो 20 रुपये हमने बचा लिए। हमारे देश में 20 रुपये से विदेशी मुद्रा बढ़ गई, उसे बोलते हैं सरप्लस। हमने 100 का सामान बेचा, 100 का ही खरीदा, ठीक, 100 रुपये आए, 100 रुपये ही चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ, बैलेंस में रहे। हमने 100 रुपये का सामान बेचा, 150 का खरीद लिया, 50 रुपये हमारे जेब से चले गए, विदेशी मुद्रा के रूप में 50 रुपये चले गए, तो हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया। ये बात आई समझ में? तो पहली चीज़ तो यही थी कि हम उस सिचुएशन में कहाँ पर थे, फायदे में थे, नुकसान में थे, घाटे में थे, कहाँ थे। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है बच्चे, उस टाइम हम थे सरप्लस में। किस चीज़ में थे? सरप्लस के अंदर। ठीक है भाई, कहाँ थे भाई? सरप्लस में। ठीक है, तो हम सरप्लस में थे। अब सुनना, वो जो फायदा हो रहा था एक्सपोर्ट करने से, जो हमारे पास पैसा आ रहा था, ब्रिटेन ने उसका प्रयोग अपने पर्सनल पर्पस के लिए किया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, वॉर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी पे करने के लिए। और ये सारा का सारा खर्चा बोर किया, सहन करा किसने? इंडियन इकोनॉमी ने। और इसी चीज़ को हम ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के नाम से जानते हैं। तो देखना बच्चे एक बार, जो भी ट्रेड सरप्लस था, यानी फॉरेन ट्रेड सरप्लस, यानी जो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा, जो भी हमारी कमाई थी, विदेशी व्यापार से जो भी कमाई थी, उसका प्रयोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और वॉर एक्सपेंसेस के लिए किया गया। और ये दोनों खर्चे किसने बियर करे? इंडिया की इकोनॉमी ने। यूज तो किए जाने थे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, लेकिन इसका यूज किया गया वॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए। और इसी चीज को हम ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के नाम से जानते हैं। समझ में आई बच्चे? एक बार फटाफट आप इसे बना लो। और इसे अब एक बार पढ़ लो। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। अब ये है कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन कैसे किया गया? 3 नंबर में अगर ये सवाल आता है तो आप सीधी सीधी 3 बातें बोलोगे। क्या बोलोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लोटेशन किया गया जमींदारी सिस्टम के थ्रू, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लोटेशन किया गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, और इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लोटेशन किया गया डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी के थ्रू। जमींदारी सिस्टम तुम सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक मध्यस्थ को चुना जिसका नाम था जमींदार। जमींदार को परमानेंट ओनर बना दिया गया और इनसे एक फिक्स परसेंटेज से टैक्स लेते थे, और जमींदारों को छूट दे दी कि तुम किसानों से कितना भी टैक्स ले सकते हो। और इसका फायदा जमींदारों ने उठाया और किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। ये बात आई समझ में? तो यहां से शोषण होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर का शोषण कैसे हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड का डिग्रेड कैसे हुआ? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी से। इंडियन प्रोडक्ट पे हैवी टैक्स लगाया गया, चाहे वो इंपोर्ट करे चाहे वो एक्सपोर्ट करे, जिस वजह से इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो गए, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बिकने ही बंद हो गए। ये बात आई समझ में? तो 3 तरीके से कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और फॉरेन ट्रेड का, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। समझ में आ रही बच्चे बात? ठीक है, क्लियर है ये? चलो, अब आप इसको रीड भी कर सकते हो यहां से। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये देखो, अब ना कुछ छोटी छोटी इकोनॉमी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलोनियल इकोनॉमी। अब एक कॉलोनियल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कॉलोनियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिस इकोनॉमी पर किसी दूसरे देश का राज होता है। ठीक है, कॉलोनिज्म या कॉलोनियल इकोनॉमी या कॉलोनिज्म की बात करते हैं, उपनिवेशवाद, एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत 2 देशों के बीच में एक संबंध होता है जहां एक देश राज करता है और दूसरा देश उसका गुलाम होता है। तो गुलाम देश के संसाधनों का प्रयोग राज करने वाला देश अपने देश की तरक्की और उन्नति के लिए करता है।
इतनी बात आई समझ में। इंडिया के केस के अंदर ब्रिटेन जो था वो डोमिनेटिंग कंट्री, और इंडिया जो था, ब्रिटेन जो था वो डोमिनेटिंग कंट्री था और इंडिया जो था वो डोमिनेटेड कंट्री था, ठीक है। ब्रिटेन रूलर था, रूल कर रहा था, ठीक है, और इंडिया उसकी कॉलोनी थी। तो कॉलोनी के संसाधनों पर पूरा हक किसका होता है? रूल करने वाली कंट्री का। तो उन्होंने यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज का प्रयोग अपने देश की तरक्की के लिए किया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। क्या बोलते हैं? कॉलोनिज्म। और ऐसी इकोनॉमी जो गुलाम इकोनॉमी है, जिसके संसाधनों का प्रयोग कोई दूसरा देश करता है, उस इकोनॉमी को बोलते हैं हम कॉलोनियल इकोनॉमी। और इंडिया की जो इकोनॉमी थी कॉलोनियल इकोनॉमी थी। यहाँ के वेल्थ का ड्रेन करा इन्होंने, पैसा लेके गए अपने देश में, ठीक है। इंडस्ट्री को सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर दिया और इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये बात आई समझ में? तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम आगे। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। और वैसे भी उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जिसका शोषण किया गया हो और जिसके संसाधनों का प्रयोग किसी देश ने अपने देश की तरक्की के लिए किया हो, ठीक है। जरा आप यहां से इसको रीड कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है सेमी फेडरल इकोनॉमी। अभी सेमी फेडरल इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? वो इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट भी हो और फेडरलिस्ट भी हो, ठीक है। अब ये इकोनॉमी कैसी है? हमारे देश के अंदर मालिक और नौकर का रिश्ता दोनों जगह था। मालिक और नौकर का रिश्ता, एक मालिक और दूसरा उसका नौकर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर में मालिक जो होते थे वो लैंडलॉर्ड्स होते थे और नौकर कौन होते थे? टीनेंट। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रिलेशनशिप जहां मालिक और नौकर का सिस्टम होता है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, तो उसे बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और यही मालिक और नौकर का रिश्ता इंडस्ट्री सेक्टर में भी था। तो कैपिटलिस्टिक मालिक होते थे और लेबर कौन होते थे? उनके नौकर होते थे। ये बात आई समझ में? तो इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो हमारे देश में मालिक और नौकर का संबंध दोनों ही जगह था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जिसको हम फेडरलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और इंडस्ट्री सेक्टर में भी जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दोनों को मर्ज कर दिया गया क्योंकि हमारे पास दोनों तरीके के संबंध थे, इसलिए हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? सेमी फेडरल इकोनॉमी। इतनी बात आई भी समझ में? क्लियर है इतनी चीज? बहुत बढ़िया। अब आप एक बार इसको रीड करो, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जिसमें गति नहीं होती। हिंदी में इसको गतिहीन अर्थव्यवस्था या स्थिर अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर अर्थव्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम थी और प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा कम थी। और कितनी कम थी? जरा ध्यान से देखो। मैं इसको देश यानी नेशन से रिप्रेजेंट करता हूं। देश की इनकम में ग्रोथ 2% और प्रति व्यक्ति आय पर पर्सन इनकम की ग्रोथ 0.5% यानी आधा प्रतिशत थी। तो जिस देश के अंदर देश की आय की ग्रोथ और प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ इतनी कम हो, उस देश की अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाती है, यानी गतिहीन अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलो भाई आप इसको एक बार रीड करें, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जरा ये देखो, ये लाइफ है। जब तक ये अप डाउन चलती रहती है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, और जैसे ही चलते चलते खत्म हो जाती है तो ये क्या होगी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, खत्म हो गई है। ये बात नहीं समझ में? जिसकी गति रुक जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बैकवर्ड तब बोलते हैं जब उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना हो, उसमें पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया गया हो, संसाधनों का पुराना प्रयोग किया गया हो, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कम हो रही हो। तो देखते हैं क्या कारण थे भारत की अर्थव्यवस्था का पिछड़ेपन होने के कारण। तो देखो भाई, सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कम था क्योंकि पुरानी तकनीकों का प्रयोग करते थे। दूसरा जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी जिससे आउटपुट कम होता था। अगला मास इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, और जब हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला डाटा पढ़ा तो देखा 16% लोग पढ़े लिखे थे और फीमेल सिर्फ 7% थी। वहीं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की जो ग्रोथ थी वो बहुत कम थी, जो कि 0.5% यानी आधा प्रतिशत थी, और देश की इनकम की ग्रोथ सिर्फ 2% थी। डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, पैदा होने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या।
पैदा होने वालों की संख्या 48 पर 1000 और मरने वालों की संख्या 40 पर 1000। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे देश में टेक्नोलॉजी ना तो इंडस्ट्री सेक्टर में थी और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर में होती तो हमारे पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर जैसे टूल्स या मशीनरी अवेलेबल होती, ये बात ही समझ में, इक्विपमेंट होते। और इंडस्ट्री में होती तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास होती, वो भी नहीं थी। तो इन सभी कारणों के तहत हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर सारी फीचर पाई जाती है, उस अर्थव्यवस्था को बैकवर्ड इकोनॉमी यानी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बात आई बच्चे समझ में? अब फटाफट एक बार इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला है डेप्रिशिएटेड या डिप्लीटेड इकोनॉमी। अब डिप्लीटेड इकोनॉमी या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी किसे बोलते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके संसाधनों का प्रयोग अत्यधिक किया गया हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके संसाधनों का प्रयोग अत्यधिक किया गया हो, उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है लेकिन फिर भी उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब वो खतरे से खाली नहीं होती, वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ये बात आई समझ में? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत की जितनी फैक्ट्रियां थी उनसे इतना ज़्यादा काम करवाया गया जिससे वो डेप्रिशिएट हो गई और उसको रिप्लेस करने की बजाय ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? डेप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के संसाधनों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया, अब वो घिस गई थी। ये बात ही समझ में? अब उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था, अब उन संसाधनों को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। ये बात ही समझ में? तो देखो भाई, इधर इंडिपेंडेंट के टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी? डिप्लेटेड यानी डेप्रिशिएटेड। क्यों थी? क्योंकि इनके संसाधनों का यूज एक्सेसिवली किया गया था, कैपेसिटी से भी ज्यादा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट की जरूरत थी लेकिन कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं कराई, इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था सीरियसली डिप्लेटेड थी, यानी इसको सीरियसली बदलने की जरूरत थी। इनके संसाधनों को, मशीनों को, फैक्ट्रियों को बदलने की आवश्यकता थी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया हो उसे डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। फटाफट एक बार आप इसे रीड करें। आगे पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट है एम्प्यूटेड इकोनॉमी। अब ये एम्प्यूटेड इकोनॉमी क्या होती है? जिसको अंग भंग अर्थव्यवस्था या संविच्छेदन अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ध्यान से सुनना। हमारा एक देश हुआ करता था जिसको बोलते थे अखंड भारत, ठीक है। अब जैसे ही ब्रिटेन यहां से गया, यानी हमें आज़ादी मिली 1947 के टाइम पर, तो देश को टुकड़ों में बांट दिया। बेसिकली दो टुकड़े बने, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान को तो हम पाकिस्तान के नाम से ही जानते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान अब आज़ाद हो चुका है और उसके दूसरा एक देश बन चुका है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया। तो एक पूरी अर्थव्यवस्था को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया। जो अर्थव्यवस्था टुकड़ों में बट जाती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? एम्प्यूटेड इकोनॉमी। ये बात आ रही है समझ में? और ऐसा ब्रिटिशर ने कैसे यूज करा? डिवाइड एंड रूल का प्रयोग करके, ठीक है। बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। इससे हमारी इकोनॉमी जियोग्राफिकली डिवाइड हो गई, बेसिकली 3 हिस्सों में, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? इस वजह से रिफ्यूज रिहेबिलिटेशन, यानी जो रिफ्यूजी होते हैं, जो दूसरे देश से भगाए हुए लोग होते हैं या वहां से निकले हुए लोग, यहाँ उनको बसाना पड़ा, ठीक है। इस वजह से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो गई, खासकर जूट इंडस्ट्री के अंदर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन क्या नाम है अपने पास पंजाब, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां चला गया। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, एक बार आप इसे रीड करें। तो बच्चे ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। तो अभी पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। पूरे चैप्टर के अंदर 8 पार्ट हैं, यानी 8 टॉपिक हैं, और हर एक टॉपिक को अलग से डिटेल से समझाया गया है। ये बात आ रही समझ में? उनको डिटेल से आपको कवर कर लेना है। इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हमने 2 चीज़ें और की हैं। एक तो जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें टोटल 25 शॉर्ट नोट्स हमने वो कवर करे हैं। इसके बाद आपकी एक क्लास जो है वो सारे के सारे ईयर्स के ऊपर है, कि किस साल कौन सी चीज़ हुई थी, यानी फैक्ट, जिसको टाइमलाइन बोलते हैं, वो चीज़ थी। और एक चीज़ होगी जिसके अंदर मैं आपको फ्लो चार्ट कराऊंगा, जिसमें पूरा चैप्टर 3 से 4 स्लाइड में ही कवर हो जाएगा।
तो इससे चैप्टर नंबर 1 टोटली फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।